गवार बहू की 4 मॉडर्न सौतन। सांझ की बेला बीत चुकी थी। घड़ी में 7 बज रहे थे। तभी चंपा चिल्लाती है, लाजो, आरियो लाजो। अरे मेरी बहरी बहू जिंदा भी है कि निपट गई? चंपा की चिल्लाहट सुनकर रसोई घर से भागती हुई उसकी बहू लाजो उसके पास आकर बोलती है, जी माँ जी, आपने बुलाया? बेड़ा गर्क हो। अरे ये कैसे फीके रंग की साड़ी पहनी हुई है। आज के जमाने में सभी फैशन का जलवा दिखा रहे हैं। बस एक मेरी अतरंगी बेढंगी बहू है जिसका साज श्रृंगार से पाला ही नहीं पड़ा। बस मांग में लंबी चौड़ी लक्ष्मण रेखा खींची रहती है और रोज की तरह ललाट पर लाल बिंदी लगा लेती है। माँ जी, ये शौक श्रृंगार नई नवेली दुल्हनों पर शोभते हैं। मेरे ब्याह को 5 बरस बीत गए। अब मैं एक बहू और बीवी के साथ एक बेटी की माँ भी हूँ। और आपको तो पता है मुझे शौक श्रृंगार नहीं बल्कि सादगी पसंद है। मेरी मंदबुद्धि बहू, अरे मर्दजात चटोरी लुगाई के जैसा होता है। रसमलाई देखते ही मुंह मारने को दौड़ता है। माँ जी, आप कहना क्या चाहती हैं? सिर्फ इतना ही कि सादगी छोड़कर थोड़ी लाली पाउडर लगा, थोड़ा लटके झटके दिखा, वरना फिर मत कहियो कि माँ जी ने समझाया बुझाया नहीं। भगवान न करे किसी रोज राजीव तेरे सीने पर मूंग दलने के लिए नए जमाने की मॉडर्न सौतन ले आए। एकाएक राजीव खुश मन से घर में दस्तक देता है। माँ, कहाँ हो आप? अरे राजीव बेटा, आज बड़े सवेर दफ्तर से लौट आया। क्या बात है, तेरे चेहरे पर ये किस खुशी की खुमारी दमक रही है? माँ, मेरा ट्रांसफर हो गया है, इसीलिए अब मुझे गांव से दूर शहर में रहकर काम करना होगा। कल सुबह ही निकलना है। राजीव के शहर जाने की खबर से लाजो का चेहरा फीका पड़ जाता है, मगर वह इस बात को राजीव पर जाहिर नहीं करती। लाजो सारी रात अपने पति को निहारती है। इसी बीच बिहान हो जाता है और राजीव शहर के लिए रवाना हो जाता है। ऐसे में सास के ताने बाने बेचारी बहू की विरह को बढ़ाने लगे। माँ जी, शहर से इनकी कोई चिट्ठी आई? चिट्ठी पत्री की तो बात तो बिसार ही दे। नौकरी का बहाना लगाकर मेरा बेटा तेरे गवारपन से उकताकर शहर गया है, तभी तो तेरी और तेरी बेटी की कोई खास खबर नहीं लेता। अब तक तो वह तुझे बिसार कर तेरी किसी मॉडर्न सौतन के साथ रास लीला रचा रहा होगा। ये सुनकर बेचारी बहू की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वह पपक पपक कर रोते हुए बोलती है, माँ जी, राजीव मेरी मांग का सिंदूर ही नहीं बल्कि लाजो के ललाट की लाली है। वह मुझ गवार बहू का गौरव है। मुझे यकीन है वह अपनी बीवी के संग दगाबाजी नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो वह हर महीने पैसे भेजकर पति का फर्ज अदा नहीं करते। अरे मेरी गवार बहू, ये तेरी गलतफहमी है। मेरा बेटा तेरे लिए पैसे नहीं भेजता बल्कि अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल करके मनी ऑर्डर भेजता है। तू मान या ना मान, मेरा मन कह रहा है कि राजीव ने तेरी मॉडर्न सौतन खोज ली है। चंपा की चिकनी चुपड़ी बात से बेचारी गवार बहू के मन में तूफान का सैलाब उफन पड़ता है। वह देर रात बिछौने पर लेटी खुद में बुदबुदाते हुए कहती है, अग्नि के साथ फेरे लेकर राजीव ने मेरी मांग सजाई थी। मैंने खुद को पवित्रता के साथ उन्हें सौंपा था। ऐसा करने से क्या मैं गवार हो गई? क्या सचमुच राजीव ने मेरे लिए शहर में मॉडर्न सौतन ढूंढ ली होगी? वह बेबसी बीवी बदरा की ओर ताकती, फपक फपक कर रोते हुए ऊँघते हुए नींद की गहराइयों में गोते लगाने लगती है। एक दिन, अरियो मेरी गवार बहू, देख तो जरा इतनी सबेर को दरवाजे पर कौन आया है? जी माँ जी। जैसे ही लाजो दरवाजा खोलती है तो सामने उसका पति राजीव अपनी 4 मॉडर्न बीवियों के साथ खड़ा होता है, जिसे देखकर लाजो को अपनी सास की बात सच होती दिखाई देती है और लाजो के शब्द लड़खड़ाने लगते हैं। राजीव, ये शहरी लड़कियां कौन है? हेलो सेनोरिटा, हम चारों अपना सेल्फ इंट्रो खुद देते हैं। मैं हूँ रैना, राजीव की फर्स्ट वाइफ। आई एम रीमा, राजीव की सेकेंड वाइफ। हम हैं शनाया और शेफाली, राजीव की लास्ट वाइफ। राजीव, तुम बुद्ध बनकर खड़े क्यों हो? क्या सचमुच ये चारों शहरी मॉडर्न तुम्हारी बीवी हैं? तुझ गवार को कोई बात एक बार में समझ नहीं आती क्या कि ये चारों मेरी बीवी और तुझ गवार की मॉडर्न सौतन है? मतलब माँ जी सच कह रही थी? इनसे शादी रचते तुम्हें शर्म नहीं आई? एक बार तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? बंद करो अपने उलूल जुलूल सवाल। तुझ जैसी गवार बीवी के संग रहकर मैं बोर हो चुका था, इसीलिए मैं शहर गया था ताकि कोई मॉडर्न लड़की मिले। और मेरी बुलंद किस्मत तो देख, एक साथ 4 शहरी मॉडर्न लड़कियां मुझ पर मर मिटी।
और फिर हम चारों ने राजीव से शादी कर ली। चारों मॉडर्न शहरी सौतन लाजो की आंख के सामने राजीव की बाह पकड़े कमरे की ओर बढ़ते हुए कहती हैं, अरे ओ बहन जी, स्टेचू बनकर सामने खड़ी क्या हो, जाने का रास्ता छोड़ो। और सुनो, फटाफट से 4 ब्लैक कॉफी बनाकर हमारे कमरे में ले आओ। सुना नहीं तुमने, मेरी चारों मॉडर्न बीवियों ने कुछ कहा है। अब ये मेलो ड्रामा बंद करो और काम पर लग जाओ। राजीव का बदला रवैया देखकर बेचारी बहू के तलवों की जमीन छिन्न भिन्न हो चुकी है, मगर उसके पास कोई दूजा ठिकाना नहीं था। ऊपर से एक बेटी का बोझ, जाती भी कहाँ पति के साथ, सास का सताव भी बढ़ गया। देख ले मेरी गवार बहू, तेरी कमी के कारण आज राजीव तेरे लिए शहर से 4 मॉडर्न सौतन लाया है। अब तेरे साथ साथ ये मेरे भी सीने पर मूंग दलेंगी। दिन बीतते हैं और बेचारी बहू एक छत के नीचे अपनी 4 मॉडर्न सौतन के साथ रहने को मजबूर हो गई। उसकी शहरी सौतन सारा दिन उसे घर के कामों में उलझाए रखती। वहीं दूसरी तरफ चंपा भी उसका खाना पीना बंद करके उसके पेट पर पाबंदी लगाकर उसकी दर्द को दोगुना कर रही थी। एक रात लाजो अपनी बेटी को गोदी में सुलाते हुए आंसू बहा रही थी। तभी उसे बगल के कमरे में हंसने की आहट आती है। राजीव, क्या कर रहे हो? कंट्रोल योरसेल्फ। शेफाली, मैं तुम्हारा पति हूँ, अब मुझसे कैसा शर्माना। ये तो राजीव की आवाज है, वो इतनी रात तक जाग रही है। लाजो अपनी नन्ही बेटी को सुलाकर खुली हुई खिड़की से भीतर झांकने लगती है। तभी वह देखती है कि राजीव की मॉडर्न बीवी शनाया और शेफाली उसकी बाहों में है और रायना रीमा उसके माथे को चूम रही हैं। ये देखकर वह गुस्से से झुंझुलाती हुई अंदर आती है। अयो बहन जी, ये क्या बदतमीजी है, आने से पहले नॉक क्यों नहीं किया? दूर हटो मेरे पति से, मुझे नहीं पता था कि शहर से आई तुम चारों मॉडर्न सौतन इतनी बेशरम हो। इसमें बेशर्मी कैसी, हम चारों राजीव की पत्नी हैं। पत्नी का परिचय तुम मॉडर्न को पता भी है। एक सुहागन सपने में भी अपने सिंदूर को किसी गैर औरत से नहीं बांटती है। शारीरिक संबंध के पीछे पागल हुई बेहुदा औरत हो तुम, लानत है तुम पर। ये सुनकर राजीव गुस्से में लाजो को ताबड़तोड़ तमाचे मारते हुए उसे घसीटकर घर से निकालने लगता है। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया तुझ गवार को, निकल अब। राजीव, ऐसा मत करो, हे भगवान कुछ करो। काश कि ये सब कुछ एक बुरा सपना होता तो टूट जाता। ऐसा कहते हुए वह गवार बहू आंखें मूंद लेती है और वह खुद को अपने बिछौने पर पाती है जहां रोते हुए उस रात उसकी आंख लग गई थी। मैं अपने बिस्तर पर कैसे? कहीं वो चारों मॉडर्न सौतन मेरे राजीव को शहर तो नहीं ले गई? लाजो झुंझुलाहट के साथ घर के सभी कमरे रसोई रौंदने लगती है। तभी उसे हॉल में बैठा राजीव दिखता है, जिसकी गोद में उसकी बेटी थी और बगल में उसकी सास चंपा बैठी थी। लाजो समझ जाती है कि वह सब कुछ महज बुरा सपना था। अरे देख बहू, राजीव तेरे लिए शहर से कितने सारे तोहफे लाया है। ये साड़ियाँ, चूड़ियाँ, बालियाँ। क्या हुआ लाजो, तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उड़ी हुई है? वैसे माँ, अब मैं शहर नहीं लौटूंगा, अपने बाल परिवार के बीच इसी गांव में रहकर कमाऊंगा, ताकि आप लाजो और मेरी बिटिया मेरे नजर के साझे तो रहेंगे। ये सुनकर बहू का चेहरा खुशी से खिल उठता है और लाजो भागकर अपने पति के गले लग जाती है और लाजो के मन से अपने पति के बदलने का मलाल सदा के लिए खत्म हो जाता है। साथियों, क्या आपको कभी सपने में अपने किसी करीबी के दूर जाने का अनुभव हुआ है? मन में सैकड़ों सपने सजाए ससुराल की दहलीज पर खड़ी गरीब दुल्हन का स्वागत करते हुए उसकी सास कल्याणी कुड़कुड़ाती हुई कहती है, बेटे के ब्याह को लेकर बरसों से सैकड़ों अरमान सजाए थे, मगर दहेज में मिला क्या? ये कद्दू कटहल। बोलो भला, ये भी कोई दान दहेज है? कैसे गरीब घर की बेटी ब्याह लाई हूँ मैं। गरीब बहू को ससुराल आए चंद पल ही हुए थे कि सास का ताना बाना शुरू हो चुका था। समय के साथ यह रोजाना की बात बन गई। कल्याणी किसी न किसी बात से गरीब बहू का दिल जलाया करती थी। अरे ओ गरीब की बेटी, कहाँ मर गई है मुई? क्या हुआ माँ जी, आपने बुलाया? दिन भर पलंग तोड़ने के बजाय और कोई कामकाज नहीं क्या तुझे? दीपावली आने में 2 दिन है। चल अपने बाप को फोन घुमा और ये सारा सामान मंगा। लिस्ट में लिखे सामान को पढ़कर बेचारी गरीब बहू हताश होकर कहती है, माँ जी, आप तो जानती हैं कि मेरे बाबूजी बेहद गरीब हैं। उनके कंधे पर अभी 2 बेटियां ब्याहने का बोझ लदा हुआ है। ऐसे में इतना कुछ बाबूजी कहाँ से जोड़ बटोर सकेंगे?
वाह जी वाह, बोलो भला। देखो तो बाप के लिए मेरी बहू का कलेजा कैसे फटने को हो रहा है। एक तो ब्याह में तेरे बाप ने बढ़ चढ़ कर दान दहेज नहीं दिया। अगर वो दीपावली में थोड़े बहुत खील मिठाई कपड़े लत्ते भी नहीं दे सकता तो लानत है उस पर। मेरी किस्मत फूटी थी जो मैंने अपने बेटे का ब्याह तो जैसी गरीब गलीज से करा दिया। सास के कड़वे बोल बेचारी बहू के दिल को बाण बनकर भेदते हैं। फिर उसी सांझ विपुल दफ्तर से आकर गरिमा पर अपना गुस्सा निकालता है। गरिमा, गरिमा! जी 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 कहिए। विपुल गुस्से में बिलबिलाता हुआ बेरहमी से उसके बाल पकड़कर कहता है, कितनी बार कहा है ना कि जब मैं दफ्तर से आऊं तो पानी लेकर मेरे सामने खड़ी रहा कर। इतनी सी बात तुझे समझ नहीं आती? माँ विपुल, मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ दूं? तो ले, छोड़ दिया। एकाएक गरिमा सिर के बल जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है कि कल्याणी कहती है, विपुल, ये क्या किया तूने? अगर गलती से ये गरीब बैरन मर गई तो सारी उम्र जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। दोनों माँ बेटे उसे एक खैराती अस्पताल में दाखिल करते हैं, जहां डॉक्टर जांच पड़ताल करके बोलता है, मुबारक हो, बहुत जल्द आपके घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली हैं। ये खबर सुनकर कल्याणी फूले नहीं समाती। हर एक बढ़ते महीने के साथ सास के मन में बेटे होने की आस बढ़ रही थी, मगर उसके सपने पर पानी तब फिरा जब 9 महीने बाद गरिमा को जुड़वा बेटियां हुई। 2 दिन बाद जब गरिमा अपनी बच्चियों के साथ अस्पताल से घर लौटी तो सास के गुस्से का गुबार बेचारी गरीब बहू पर फूट पड़ता है। बेड़ा गर्क हो इस बैरन का, एक साथ 2 बेटियों को जन्म दिया है। आज के इस महंगे दौर में बिटिया बिहाने में कितना खर्चा आता है जानती भी है। तेरे बाप ने तुझे तो 50,000 में बेच दिया था। बेटे की बजाय एक साथ 2 बेटियां देखकर विपुल गुस्से में बिलबिलाकर पांव पटकते हुए घर से निकल जाता है। उसी सांझ घर की डोरबेल बजती है। जैसे ही गरिमा दरवाजा खोलती है तभी विपुल के बगल में एक लड़की उसका हाथ पकड़े खड़ी होती है। विपुल, आ गए आप? मैं आपकी ही बाट जो रही थी। आपके बगल में ये लड़की कौन खड़ी है? मैं हूँ सुचिता, विपुल की बीवी। हमने आज ही शादी की है। शादी? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? विपुल की बीवी मैं हूँ। इधर हट, गरीब गवार। मेरी पत्नी सिर्फ सुचिता है, तू नहीं। शायद अब तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। चलो विपुल। विपुल सुचिता को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। सुचिता के सो जाने के बाद विपुल और कल्याणी खुसर फुसर कर रहे होते हैं। दरवाजे पर खड़ी गरीब बहू उनकी बातें सुन रही थी। विपुल, अरे एक मुसीबत कम थी जो तू दूजा ब्याह रचा कर आ गया है। प्राइवेट नौकरी करके एक साथ 2 बीवियों का पेट कैसे पालेगा तू? माँ, सुचिता मेरी बीवी नहीं बल्कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। ये शहर की सफल बिजनेस विमन है। इसके पास बहुतायत रुपया पैसा है। मेरी गरीब बीवी के घर से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, मगर सुचिता इतनी अमीर है कि हमारा जीवन सोने चांदी में कटेगा। बाहरी मेरे शेर, क्या चट चाल चली है तूने। अच्छा किया जो इस रईस लड़की को ब्याह के बंधन में बांध लिया। अब ये अमीर बहू ही हम माँ बेटे की गरीब नैया पार लगाएगी। माँ, अब इस गरीब गवार को इसके बाप के पास भेज दो। इसकी यहाँ क्या जरूरत? बिल्कुल नहीं। जब हम हमारी अमीर बहू की बदौलत बड़ा घर ले लेंगे तब उस घर का चौका बर्तन करने के लिए बाई की जरूरत होगी ना, तो इसे ही बाई बना लेंगे। बदले में 2 वक्त का रूखा सूखा खाना दे देंगे। यह सुनकर गरीब बहू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये किस बाधा में डाल दिया है तूने मुझे। बाबूजी पहले ही मुश्किल से परिवार चला रहे हैं। ऐसे में मैं अपनी दोनों बच्चियों के साथ मायके जाकर उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं यही रहूंगी। समय गुजरता है। जहां एक और बेचारी गरीब बहू सारा दिन बाई बनकर अपनी बच्चियों के चीखना चिल्लाना छोड़कर चौका बर्तन करती, वहीं अमीर बहू सारा दिन अपने कमरे में पसरी रहती। इतना ही नहीं, दोनों माँ बेटे उसकी जी हुजूरी में लगे रहते। एक दिन की बात है। अरे ओ गरीब गवार, फटाफट एक कप कॉफी लेकर आ मेरे कमरे में। अभी लाई। गरिमा झटपट से कॉफी बनाकर उसके कमरे में आती है। ये लो सुचिता,
क्या कहा तूने? 2 कौड़ी की बाई? तेरी ये मजाल कि तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो। तुझ जैसी गरीब गवार के लिए मैं मेम साहब हूँ, समझी? अरे सुचिता बहू, तुम क्यों बेमतलब अपना बीपी बढ़ा रही हो? कॉफी पियो। अब ढीठ की तरह खड़ी क्या है यहाँ? जा यहाँ से। ऐसे ही समय गुजरता है। एक रात गरिमा को किसी के बुदबुदाने की आवाज आती है। ये आवाज तो सुचिता की है। इतनी रात को ये आखिर किससे बात कर रही है? गरिमा खिड़की पर खड़ी होकर उसकी बातें सुनने लगती है। फिक्र मत करो, इससे पहले कि किसी को मुझ पर शक हो या मेरी पहचान इन्हें पता चले, मैं बहुत जल्दी अपना मकसद मुकम्मल करके निकल जाऊंगी। ये सुचिता किस मकसद की बात कर रही है? मुझे माँ जी को खबर करनी चाहिए, मगर बिना सबूत के सासू माँ मेरी बात पर भरोसा भी तो नहीं करेंगी। मुझे पुलिस की मदद लेनी होगी। अगले दिन गरिमा पुलिस चौकी पहुंचती है, जहां दीवार पर सोझे तौर पर सुचिता की तस्वीर लगी होती है। क्या बात है मैडम, इस तस्वीर को देखकर आपका चेहरा पीला क्यों पड़ गया? दरअसल ये लड़की एक फ्रॉड है जो धोखेबाजी का धंधा करती है। ये सीधी तौर से लड़कों से शादी करके उनका शिकार करती है। पुलिस इस फ्रॉड के फिराक में है। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की इस समय मेरे घर पर मौजूद है। इससे पहले कि ये फ्रॉड वहां से भी फरार हो जाए, हम लोगों को इसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। चलिए। थोड़ी ही देर में बहू पुलिस के साथ ससुराल पहुंचती है, जहां सुचिता सोफे पर बैठी होती है। तो आखिरकार तुम मिल ही गई। यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या बदतमीजी है? शायद आपको खबर नहीं, सुचिता मेरी बीवी है। विपुल, सुचिता एक धोखेबाज औरत है। ये लोगों से शादी करके उन्हें लूटती है। ये अमीर होने का झूठा ढोंग करती है। ये सुनकर दोनों माँ बेटे हक्के बक्के हो जाते हैं और विपुल बोलता है, क्या ये सच है सुचिता? तुम चुप्पी साधे क्यों खड़ी हो? नहीं विपुल, ये इस गरीब गवार की सोची समझी साजिश है। एकाएक कल्याणी आगे बढ़कर उसे जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहती है, सच बोलने वालों की जुबान नहीं लड़खड़ाती बहुरानी। इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे। पुलिस धोखेबाज बहू को हिरासत में ले लेती है और कल्याणी कहती है, गरिमा बहू, हम मनमुद्दी माँ बेटे को माफ कर दो। आज अगर तू ना होती तो इस फरेबी का पर्दाफाश ना होता। मैंने तुझे मिट्टी समझा, मगर तू खरा सोना है। माँ जी, ये तो आपका बड़प्पन है। भगवान की दया है जो समय रहते सुचिता का सच सामने आ गया। आखिरकार दोनों माँ बेटे के अकल पर पड़े रईसपन का रोड़ा हट चुका था। आज गरीब बहू ससुराल में सम्मान के साथ रह रही है। रात का समय होता है। पार्वती अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही होती है। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, जिसकी वजह से पार्वती की नींद खराब होने लगती है। ओहो, कौन है इस समय? भला ये कोई समय है घर पर आने का? पार्वती नींद में उठना बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन तभी दरवाजा फिर से पीटने की आवाज आती है, जिसकी वजह से उसे ना चाहते हुए भी दरवाजा खोलने के लिए जाना पड़ता है। हद ही हो गई, इतनी रात को मेरा ही दरवाजा पीटने के लिए मिला था। जैसे ही पार्वती दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसका बेटा राहुल एक लड़की के साथ खड़ा होता है, जिसे देखकर पार्वती राहुल से कहती है, अरे राहुल, ये क्या? इतनी रात के समय तू अमेरिका से वापस लौटा है? और ये अमेरिका की गोरी मैडम तेरे साथ क्या कर रही है? कहीं ये अपना घर छोड़कर तेरे साथ भागकर तो नहीं आ गई? अरे नहीं नहीं, जेनी मेरे साथ भागकर नहीं आई, मैं ही उसे भगा कर लाया हूँ। हे भगवान, ये क्या कह रहा है तू? राहुल, ये तो एक अंग्रेज है, तू इसे भगा कर कैसे ला सकता है? अरे माँ, जेनी मेरा सच्चा प्यार है। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए हम दोनों अमेरिका से भागकर यहाँ आ गए हैं। मैं इसे वहां से भगा कर लाया हूँ और मैंने इससे शादी भी कर ली। हे भगवान, क्या मैंने तुझे ये सब करने के लिए अमेरिका भेजा था? अरे बेटा, मैंने तो तुझे पढ़ाई करने के लिए अमेरिका भेजा था, ना कि अमेरिका की गोरी भगाने के लिए। राहुल जेनी को लेकर घर में चला आता है। तभी पार्वती कहती है, अरे राहुल, ये गोरी मेरी बहू नहीं बन सकती। अरे मैं इसे क्या कहूंगी, इसे तो हिंदी भी नहीं आती। सासू माँ, मेरे को हिंदी आता है। प्रणाम सासू माँ। देखा ना आपने, संस्कार तो इसमें मैंने कूट कूट कर भरे हैं। अरे आप चिंता मत करो, ये आपकी सभी बातों को समझेगी। मैंने थोड़ी बहुत हिंदी से समझा दी है।
चलो जैनी, तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। ओके डार्लिंग, बाय बाय। मॉम, गुड नाइट। राहुल जैनी को अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी पार्वती सोफे पर बैठी हुई अपने मन में सोचने लगती है। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मैं तो एक सुशील और संस्कारी बहू चाहती थी, लेकिन इस अंग्रेजन ने तो मेरे घर पर आकर तुरंत काबू कर लिया है। और देखो तो सही, मेरा बेटा इतना मजनू हो गया है कि सीधा उसे अपने कमरे में ले गया। मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, पार्वती रसोई में नाश्ता बना रही होती है। तभी जैनी वहां पहुंच जाती है और पार्वती से कहती है, गुड मॉर्निंग मॉम, व्हाट आर यू डूइंग? अरे रे, ये सुबह सुबह मेरे ऊपर अंग्रेजी झाड़ने आ गई। अरे मेरी माँ, चली जाए यहाँ से, मुझे आराम से नाश्ता तो बनाने दे। इफ यू एग्री सो आई कैन मेक ब्रेकफास्ट फॉर यू। जैनी की अंग्रेजी सुनकर पार्वती को कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके बाद वो अपने बेटे राहुल को चिल्लाकर बुलाती है। राहुल, राहुल, कहाँ है तू? जल्दी आ। अरे इस अंग्रेजन मैडम को देख, मुझसे क्या कहे जा रही है। तभी राहुल अपनी माँ पार्वती की आवाज सुनकर उसके पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, अरे माँ, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? तेरी अंग्रेजन बहू मुझे यहाँ खाना बनाने ही नहीं दे रही है। जा जल्दी से इसे ले जा, नहीं तो मैं इसका कत्ल ही कर दूंगी। रिलैक्स माँ, मैं अभी जैनी को यहाँ से ले जाता हूँ। कम जैनी, मॉम इज मेकिंग ब्रेकफास्ट राइट नाउ। डोंट डिस्टर्ब माई मॉम एंड वी हैव सम टाइम नाउ, सो वी बोथ कैन टेक शावर। हाँ, ओके डार्लिंग। राहुल जैनी को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद पार्वती अपने आप से कहती है, बहुत हुआ, मैं इसे अपने घर में और सहन नहीं कर सकती। नाश्ता बनाने के बाद पार्वती अपने घर अपनी दोस्त गायत्री की बेटी राधा को बुलाती है और उसे समझाती है। अरे बेटी, अब तुझे क्या बताऊं, मेरे बेटे के ऊपर इस अंग्रेजन चुड़ैल ने काबू कर रखा है। ये यहाँ मेरे बेटे की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए आई है। तू मेरा एक काम कर दे और इस अंग्रेजन मैडम से मेरे बेटे को दूर कर दे। तू अपने जाल में मेरे बेटे को फंसा ले, उसके बाद तुम दोनों की शादी कर दूंगी और तू मेरी बहू बन जाइयो। आप चिंता मत कीजिए, मैं राहुल जी को इस अंग्रेजन औरत के हाथ में फंसने नहीं दूंगी। उस दिन के बाद से राधा पार्वती के घर में ही रहने लगती है। जब भी राहुल अकेला होता या कुछ काम कर रहा होता तो राधा उसके पास चली जाती। लेकिन इस बात से जैनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका में ये सब नॉर्मल होता है। एक दिन रात के समय राहुल छत पर टहल रहा था। तभी राधा भी छत पर पहुंच जाती है और उसे अपनी मीठी चुपड़ी बातों में फंसाने लगती है। देखिए ना, हमारा इंडिया कितना अच्छा है, सबके अंदर इतने प्रेम और भावना होती है। वहीं ये अमेरिका वाले लोग, इन्हें तो रिश्तों के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, निभाना तो बहुत दूर की बात है। राहुल बड़े ही ध्यान से राधा की बातें सुनने लगता है। धीरे धीरे राधा जैनी के बारे में राहुल को पूरी तरह भड़का देती है और कई बार गलती खुद करके जैनी के ऊपर डाल देती है। धीरे धीरे राहुल को जैनी बहुत बुरी लगने लगती है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक दिन राधा राहुल को कॉफी में नशे की दवाई मिलाकर पिला देती है, जिसकी वजह से राहुल नशे में हो जाता है। जिसका फायदा उठाकर राधा उसे प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवाने की कोशिश करती है। ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं गरीब संस्था के लिए, गरीब लोगों की मदद करेंगे तो वो हमें दुआएं देंगे, आप इन पर साइन कर दीजिए राहुल जी। राहुल की आंखें पूरी तरह खुल नहीं पाती, जिसकी वजह से वो ठीक से पेपर पढ़ नहीं पाता। राहुल साइन करने ही वाला था कि इतने में वहां जैनी पहुंच जाती है और राहुल के हाथों से उन पेपर्स को छीनकर पढ़ने लगती है। Oh my God, it's not a donation paper. This is our property paper. जैनी तुरंत उन पेपर्स को ले जाती है और राहुल के लिए एक नींबू पानी बनाकर लाती है ताकि उसका नशा उतर सके। जैसे ही राहुल नींबू पानी पीता है, उसे थोड़ा सा होश आने लगता है, जिसके बाद वो उन पेपर्स को पढ़ता है। तभी वो अपनी माँ पार्वती को बुलाता है और राधा की सारी सच्चाई उसे बताता है, जिसे सुनने के बाद पार्वती रोने लगती है और अपने बेटे से कहती है, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं इस अंग्रेजन बहू को अपने घर से भगाने के चक्कर में इस राधा की बच्ची को यहाँ लेकर आई थी। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी चालाक निकलेगी, लेकिन मुझे अपनी अंग्रेजन बहू पर बहुत गर्व है। इसने आज हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अगर आज ये ना होती तो हम तो बेघर ही हो जाते। तभी जैनी वहाँ पुलिस बुला लेती है
और पुलिस राधा को गिरफ्तार कर ले जाती है। ये सब देखकर पार्वती जैनी को गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से पार्वती जैनी को अपनी बहू मान लेती है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तनीषा अपने कमरे में रात के समय छुपकर मिट्टी खा रही होती है, जिसके मिट्टी खाने की आवाज से राघव नींद से जाग जाता है। अरे आखिर ये कटर कटर की आवाज कहां से आ रही है? राघव चुपके से तनीषा को देख लेता है, जिसके बाद वो तनीषा से कहता है, अरे तनीषा, इतनी रात के समय तुम क्या खा रही हो? जरा मुझे दिखाओ। तनीषा घबरा जाती है और मिट्टी छुपाने लगती है। अरे कुछ नहीं, बस थोड़े से बादाम खा रही थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम यहाँ छुपकर मिट्टी खा रही हो? अजी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं मिट्टी क्यों खाऊंगी? मैं कोई बच्ची थोड़ी ही हूँ। राघव तनीषा के मुंह पर लगी हुई मिट्टी देख लेता है, जिसके बाद उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि तनीषा रात के समय छुपकर मिट्टी खा रही थी। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम छुपकर मिट्टी खा रही थी। अब चुपचाप मुझे मिट्टी दिखा दो, नहीं तो तुम्हें पता है कि मैं क्या करूंगा। तनीषा राघव के कई बार कहने के बाद भी राघव को मिट्टी नहीं देती, जिसके बाद राघव को जबरदस्ती उसके हाथ से मिट्टी छीननी पड़ती है। कितनी बार समझाया है कि मिट्टी मत खाओ मत खाओ मत खाओ, लेकिन तुम हो कि हमारी बात को समझती नहीं हो। अरे इस मिट्टी से तुम्हें कितनी बीमारियां हो सकती हैं, तुम्हें थोड़ा भी अंदाजा है? अजी मैं तो बचपन से ही मिट्टी खा रही हूँ, अगर बीमारी होनी होती तो पहले ही हो जाती। अब क्या मुझे कोई बीमारी होगी? अब तो मुझे मिट्टी खाने की आदत हो गई है। तुम्हारी इस आदत की वजह से तुम्हें और हमें एक दिन बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। अजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी मिट्टी नहीं खाऊंगी। यही बात तुम पहले भी कई बार कह चुके हो। अगर इसके बाद मुझे तुम्हारे पास मिट्टी या फिर मुझे मिट्टी खाते हुए दिखाई पड़ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? राघव तनीषा को बहुत ज्यादा डांटता है, जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, राघव खाने की टेबल पर नाश्ता करते हुए अपनी माँ अंजना से कहता है, माँ आप तनीषा का ध्यान क्यों नहीं रखती हो? अरे आखिर इसके पास इतनी मिट्टी आती कहां से है? मेरी बात मानो, घर में जितनी भी मिट्टियां हैं उसे निकाल फेंको। अरे कितनी बार तो मैंने मिट्टियां निकाल निकाल कर फेंकी हैं, लेकिन तेरी बहू इतनी महान है कि बाहर से खरीद कर ले आती है। अब तो इसके पेट में भी दर्द रहता है, लेकिन ये हमारी बात मानती कहाँ है। अरे माँ जी, पेट में दर्द तो खाना ना खाने की वजह से होता है, ऐसी बात नहीं है कि मिट्टी खाने से मेरे पेट में दर्द होता है। अरे बस कर बहू, कितना झूठ बोलती है। तेरी हालत तेरे शरीर से ही दिख जाती है। मिट्टी खा खा कर तूने अपने शरीर और अपने चेहरे का हुलिया ही बिगाड़ लिया है। तनीषा अपनी सास और अपने पति की बातें सुनती रहती है, लेकिन उसे जरा भी उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं होता। वो एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकालती है, और रोज कहीं न कहीं से मिट्टी लाकर खाने लगती है। कुछ दिनों में उसके पेट का दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसके पाचन तंत्र में भी दिक्कत हो जाती है और उसके छोटे छोटे कीड़े निकलने लगते हैं। एक दिन जब तनीषा ये सब देखती है तो वो खुद से कहती है, अरे बाप रे बाप, ये क्या, मेरे मल में तो कीड़े निकलने शुरू हो गए। अब मैं क्या करूं? ऊपर से मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। तनीषा मिट्टी खाने की वजह से अपनी ये परेशानियां ना तो अपने पति को बताती और ना ही अपनी सास को। रोज रोज उसकी सास और उसका पति भी उसे बोल बोल कर परेशान हो चुका था, इसलिए उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया था। देखते ही देखते तनीषा को भूख भी लगनी बंद हो जाती है और वो दिन प्रतिदिन सूखने लगती है। अरे तनीषा, चलो बैठो, तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। नहीं जी, मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे क्यों बहू, क्या हुआ? तुझे कई दिनों से देख रही हूँ, तू खाना भी नहीं खा रही है। अरे माँ जी, बस थोड़ा सा पेट में दर्द है, इस वजह से मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा। जब इतनी मिट्टी पेट भरकर खाएगी तो खाना थोड़ी ना खा पाएगी तू। क्या हुआ है तुम्हारे पेट में? चलो मैं डॉक्टर को दिखा देता हूँ, वो तुम्हें दवाई दे देंगे और तुम्हें आराम पड़ जाएगा। राघव की ये बात सुनने के बाद तनीषा अपने मन ही मन सोचती है, अगर मैं इनके साथ डॉक्टर के पास चली गई तो इन्हें पता चल जाएगा कि मिट्टी खाने की वजह से मुझे क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। फिर ये मुझे मिट्टी खाने भी नहीं देंगे और डांटेंगे अलग से। अरे बहू, क्या सोच रही है? जा, चली जा डॉक्टर के पास, डॉक्टर तुझे अच्छी दवाई दे देगा। अरे नहीं माँ जी, दवाई तो मेरे पास पहले से ही है और मैं दवाई खा चुकी हूँ और अब मुझे मेरे पेट के दर्द में आराम भी लग रहा है। और वैसे भी पेट में दर्द तो होता ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कहकर तनीषा घर के कामों में लग जाती है, जिसके बाद अंजना और राघव भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं करते। राघव नाश्ता करके अपनी ड्यूटी निकल जाता है और अंजना सत्संग जाने के लिए निकल जाती है और घर पर तनीषा अकेली रह जाती है।
अच्छा हुआ माँ जी और राघव जी बाहर चले गए। अब मैं मिट्टी लेकर आऊंगी और आराम से बैठकर मिट्टी खाऊंगी, बहुत मजा आएगा। तनीषा अपने गांव के कुम्हार के पास जाकर मिट्टी लेकर आती है और अपने घर ले जाकर आराम से खाने लगती है। अरे वाह, क्या बात है, जब तक मिट्टी ना खा लूं मेरा तो दिन ही नहीं गुजरता। अब थोड़ी सी राहत आई है। तनीषा धीरे धीरे बहुत सारी मिट्टी खा जाती है, जिसके बाद उसे पेट में बहुत तेज दर्द उठता है जो उससे बर्दाश्त भी नहीं हो पाता। हे भगवान, ये क्या, मुझे तो बहुत तेज दर्द हो रहा है पेट में, अब मैं क्या करूं? तनीषा दर्द के मारे रोने लगती है, जिसके बाद वो जैसे तैसे करके राघव को फोन करके बुलाती है और उसे अपने पेट के दर्द के बारे में बताती है। राघव जी, आप जहाँ भी हो जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मुझे बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है जैसे आज ही मेरी जान निकल जाएगी। तनीषा, तुम बस 10 मिनट रुक जाओ, मैं अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। राघव तुरंत अपने ऑफिस से निकलता है और अपने घर पहुंचकर तनीषा को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जिसके बाद डॉक्टर मनीषा का चेकअप करते हैं और राघव को बताते हैं, देखिए आपकी पत्नी बहुत ज्यादा मिट्टी खाती है, जिसकी वजह से उसके पेट में कीड़े बन गए हैं और ऊपर से पेट में पथरी भी हो गई है। अब हमें उसका ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी पत्नी को बचा लीजिए, जितना पैसा लगेगा मैं आपको ला कर दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। राघव की बात डॉक्टर सुनता है और तनीषा का ऑपरेशन करना शुरू कर देता है, जिसके बाद डॉक्टर तनीषा के पेट से पथरी और सारे कीड़े निकाल देते हैं और उसके पेट के भी अच्छे से सफाई कर देते हैं, जिसके बाद तनीषा का पेट दर्द कम हो जाता है। देखा तनीषा, हमारी बात ना मानने का नतीजा, मैंने कहा था कि तुम्हारी इस मिट्टी खाने की आदत की वजह से हम सबको एक दिन बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुझे माफ कर दीजिए राघव जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपकी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी सजा अब मुझे मिल रही है। आज के बाद मैं कभी भी मिट्टी को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे सबक मिल गया है। उस दिन के बाद से तनीषा मिट्टी खाना बंद कर देती है और अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू कर देती है। कुछ ही महीनों में तनीषा पहले की तरह स्वस्थ और हेल्दी हो जाती है। अब तनीषा अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक औरत अपने पति को धक्का देते हुए कहती है, विक्रम, तुमने मेरे साथ धोखा करके बहुत बड़ी गलती की है। तुमने मेरे दिल को ठेस पहुंचाया, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें इतना चाहा और उसका तुमने मुझे ये सिला दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अरे ऐसे मत बोलो, मुझे बस एक मौका दे दो, प्रॉमिस, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे तुम पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। क्यों आए हम तुम्हारे पास वापस, ताकि तुम भी मुझे मार डालो और मेरी बच्ची को भी? नहीं नहीं स्वाति, ऐसे मत बोलो, मैं अपनी बच्ची और तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं सच में तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। ना जाने क्यों मेरा दिल तुम पर भरोसा करने के लिए अब नहीं कह रहा। आखिर दोनों पति पत्नी में किस बात को लेकर लड़ाई चल रही थी और विक्रम ने किसको मार डाला था? आखिर इस मुश्किल घड़ी का पूरा सच क्या है, ये जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा, जहाँ इसकी शुरुआत हुई थी। देहरादून के एक छोटे शहर में प्रिया नाम की लड़की फुटपाथ पर फूल बेचा करती थी। ऐसे ही ट्रैफिक जाम होने पर वो सिग्नल पर हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए आती है और कहती है, साहब साहब, ये फूल खरीद लीजिए, देखिए ना, ये बहुत अच्छे हैं और खूबसूरत भी है, ले लीजिए, सिर्फ 50 का है गुलदस्ता। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तभी प्रिया विक्रम की कार की ओर बढ़ती है और शीशा खटखटाती है, जिससे वो शीशा नीचे कर लेता है और प्रिया कहती है, साहब साहब, ये गुलदस्ता ले लीजिए, गुलाब का, लीजिए ना आप, ये बहुत अच्छा है और ये ताज़ा भी है और सस्ता भी है साहब, ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। भला मैं ये गुलाब का फूल किसे दूंगा? ना मेरी पत्नी है, ना कोई गर्लफ्रेंड है। मुझे नहीं चाहिए। अरे साहब ले लीजिए ना, बहुत सस्ता है, आप किसी को भी दे देना, जो भी आपको खूबसूरत लगता है। अच्छा ऐसी बात है, तो दीजिए, और ये आपके पैसे। अरे वाह, गुलाब के फूलों की महक बहुत ही अलग है। जी साहब। तभी प्रिया से गुलाब का गुलदस्ता लेकर उसे ही देते हुए कहता है, मेरे लिए आप खूबसूरत हैं, इसलिए मेरी ओर से ये गुलदस्ता आपके लिए। क्या सच में? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्यों, क्या मैं आपको गुलदस्ता नहीं दे सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है, दे सकती है, शुक्रिया। सिग्नल ऑन हो गया है, मैं चलता हूँ। ये कहकर विक्रम अपनी कार चलाकर चला जाता है
पहली बार प्रिया के दिल में कुछ प्यार जैसा एहसास हुआ था। वहीं विक्रम को भी प्रिया बहुत अच्छी लगने लगी थी। अगले दिन जब वो फिर उसी रास्ते से गुजरता है तो उससे गुलाब के फूल ले लेता है और फिर से उसे ही दे देता है। ऐसा वो 2-3 बारी करता है। तभी 5वें दिन प्रिया उससे कहती है, आप रोज मुझसे फूल खरीदते हैं और रोज मुझे ही दे जाते हैं, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अरे वो इसलिए क्योंकि आप मेरी स्पेशल वन है, इसलिए कल रात 8 बजे आप मुझे यहीं मिलना। और हाँ, अच्छे से रेडी होकर आना। ठीक है। ऐसा कहकर प्रिया जब सादा सा सूट पहनकर और झुमके डालकर तैयार हो जाती है तो खुद को आईने में देखकर कहती है, मुझे विक्रम बहुत अच्छे लगने लगे हैं, आज मैं उन्हें अपने प्यार का इजहार कर दूंगी। उस शाम जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो डिनर करते वक्त उसे देखकर विक्रम कहता है, प्रिया, तुम्हारी सादगी से मुझे बहुत प्यार है। तुम आजकल की लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं हो, फिर भी इतनी खूबसूरत हो। सच में तुम बहुत अच्छी हो और मैं तुम्हें अपनी जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या सच आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे पगली, रोना बंद करो वरना शादी नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, मैं नहीं रो रही, लेकिन मुझे कभी छोड़कर मत जाना विक्रम, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी विक्रम खुशी से उसे गोद में उठा लेता है। अगले दिन वो दोनों धूमधाम से शादी कर लेते हैं, जिसके बाद 2-3 महीने तक सब अच्छा चलता है। पर अचानक से विक्रम का मन प्रिया से हट जाता है। एक रात प्रिया उसके गले लगकर कहती है, विक्रम, कितना टाइम हो गया, हम साथ में बाहर कहीं नहीं गए, शादी से पहले ही गए थे डिनर पर, अब चले क्या? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, दूर हटो मुझसे। आजकल आप इतना दूर दूर क्यों रहते हैं मुझसे? देखो प्रिया, मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ, मुझे भूल जाना, मैं स्वाति से प्यार करता हूँ। विक्रम, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, स्वाति कौन है, भूल जाइए उसे। अरे वो मेरा पहला प्यार है जो जिंदगी में वापस लौट आया है और अब मैं उसी के पास जा रहा हूँ, हटो यहाँ से। प्रिया विक्रम को बहुत समझाती है, मना करती है, पर विक्रम नहीं सुनता। वो उसे रोकती है कि विक्रम उसे धक्का दे देता है, जिससे वो खिड़की से नीचे गिरकर मर जाती है। ये देखकर विक्रम कहता है, ये मुझसे क्या हो गया, मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं स्वाति के साथ दूसरे शहर में रहूंगा। तभी विक्रम स्वाति के साथ दूसरे शहर आकर उससे शादी कर लेता है। कुछ समय बाद स्वाति के एक छोटी सी बेटी होती है। दोनों अपनी खुशी से जिंदगी बिता रहे थे। विक्रम जानता नहीं था कि उसका अतीत उसके पास वापस लौट आया है। जब वो दोनों सो रहे थे तो प्रिया चुड़ैल परेशान करने के लिए उसकी चादर को खींच लेती है। चादर को पकड़ने के लिए आंखें खुल जाती है। चुड़ैल चादर लेकर चली जाती है कि विक्रम भी चादर के पीछे पीछे जाता है। अरे ये अपने आप यहाँ कैसे आ गई? विक्रम, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। विक्रम, मैं वापस आ गई तुम्हारे पास, देखो। प्रिया, तुम वापस कैसे आ सकती हो? तुम तो मर गई थी ना? तुमने मुझे मार डाला था विक्रम, अब मैं तुमसे उसका बदला लेकर ही रहूंगी। तुम्हें और तुम्हारी बीवी बच्चे को भी मार डालूंगी, उसी के लिए तुमने मुझे मारा था ना? नहीं 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 प्रिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, वो गलती से धक्का लगने की वजह से तुम गिर गई थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसे ढूंढते हुए स्वाति उसके पास आ जाती है और कहती है, विक्रम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो सोने चलते हैं। और तुम इतने डरे हुए क्यों हो? कुछ नहीं। अगले दिन सुबह होती है। जब स्वाति रसोई में खाना बना रही थी तो चुड़ैल उसका पल्लू लेकर गैस पर रख देती है, जिससे आग लग जाती है और स्वाति चिल्लाने लगती है, विक्रम, विक्रम बचाओ, यहाँ पर आग लग गई है मेरे पल्लू में, विक्रम। तभी विक्रम आकर उसे बचा लेता है और चुड़ैल उसे देखकर कहती है, आज तो तुमने अपनी पत्नी को बचा लिया, लेकिन आगे कैसे बचाओगे? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। अगली बार के लिए तैयार रहना। ये बोलते ही वो गायब हो जाती है। कुछ देर बाद स्वाति कहती है, विक्रम, मैं खाना बना रही हूँ, गुड़िया रो रही है, उसे जाकर संभाल लो। ठीक है, जाता हूँ। विक्रम जैसे ही अपने बच्चे के पालने के पास जाता है तो उसमें गुड़िया नहीं दिखती और वो चलाते हुए कहता है, मेरी बच्ची कहाँ गई? कहीं प्रिया ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया? प्रिया, मेरे बच्चे को वापस लौटा दो प्रिया। तभी उसे चुड़ैल की आवाज आती है, चंदनिया छुप जाना रे, चन भर को रुक जाना रे,
बिटिया मेरी सो जा। देखो तो विक्रम, तुम्हारी बेटी को मैंने हमेशा के लिए सुला दिया है, अब बारी तुम्हारी है। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, पर मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। वो एक्सीडेंट था, मेरी बच्ची को छोड़ दो प्रिया। तभी वो सारी बात स्वाति सुन लेती है और कहती है, विक्रम, तुम किसी की भी जान ले सकते हो, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने मुझसे छुपाया, ये सब मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी विक्रम। देखिए, इसकी सजा मेरी छोटी सी बच्ची को मत दीजिए, प्लीज प्लीज इसे छोड़ दीजिए, मुझे दे दीजिए इसे। मैं इतनी भी पत्थर दिल नहीं कि इसके पापों की सजा एक छोटी सी बच्ची को दूं। तुम्हारी बच्ची बहुत प्यारी है, अभी मैंने इसे लोरी गाकर सुलाया है, ये लो। ये कहते ही चुड़ैल स्वाति की बेटी उसे वापस लौटा देती है। तुम मेरी सौतन हो, इसने तुम्हारे लिए ही मुझे छोड़ दिया और मुझे मार डाला। विक्रम ने मुझे धक्का दिया था, तभी आज मैं एक चुड़ैल हूँ और इधर से उधर भटक रही हूँ। प्रिया, मैं तुमसे उसकी माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। विक्रम, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ और अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। मुझे तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी बेटी को अकेले भी पाल सकती हूँ। स्वाति, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो कि मुझे मेरी बेटी और तुमसे हाथ धोना पड़े। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसकी यही सजा होनी चाहिए। अब मुझे तुम्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अकेले तड़पना। तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो और न ही स्वाति के। विक्रम का रोता हुआ देख चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो चली जाती है। साथ ही स्वाति भी अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाती है और विक्रम अकेला उस घर में रह जाता है।